Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद वैभव। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का। और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Absolutely, Sparsh. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi hails reforms in the space sector benefiting youth of the country. Foreign investors pump in over 13,000 crore rupees into the Indian debt market so far in August, and global crude oil prices slumped this week on global demand concerns. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में युवाओं को लाभ पहुंचाने वाले अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की सराहना की। विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय ऋण बाजारों में किया 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। और वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग संबंधी चिंता के कारण इस हफ्ते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। And today was the 113th episode's broadcast of the monthly program of the Honourable Prime Minister, Mann Ki Baat. Prime Minister Narendra Modi has said that the youth of the nation has benefited a lot by the space sector reforms. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister said, a lot is happening in the country which is strengthening the foundation of a developed Bharat. He said on the 23rd of this month, the countrymen celebrated the first National Space Day and celebrated the success of Chandrayaan-3. He said last year on this day, Chandrayaan-3 had made a successful landing on the southern part of the moon at the Shiv Shakti point. The Prime Minister said India became the first nation in the world to achieve this accomplishment. Mr. Modi also interacted with the team from space tech startup Galaxy, which was launched by the alumni of IIT Madras. The Prime Minister said that the space ecosystem is becoming very vibrant. जी, और सबसे पहले हम कोलकाता चलते हैं। कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं देबाशीष। देबाशीष जी, स्वागत है आपका शो में। सवाल पूछें अपना। सर, गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग जी। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है जी। पहला, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ, उसका जो डीमैट अकाउंट है वहाँ से वो 1 ईयर 3 लाख और 3 लाख से कोई कम कमाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के, तो कोई उसका इनकम टैक्स देना होगा? पहला नंबर क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है जो परिसंख्यान में और स्टैटिस्टिकली यानी म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर कौन ज्यादा कमाता है मार्केट से? थैंक यू सर। जी, हमारे यहाँ देश का जो टैक्सेशन का नियम है, आपको देखना होगा कि आपको उनकी पूरी कितनी है और वो जिस भी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक अंतर अलग केवल ये है कि जब आपकी आमदनी जो इनकम टैक्स आपकी नॉर्मल आमदनी पे लगती है वो आपके मार्जिनल रेट पे होता है कि आप इतना रुपए तक कमाते हैं तो इतना प्रतिशत लगेगा, पहले 3 लाख पे नहीं लगेगा, उसके बाद पे नहीं लगेगा। यहाँ पे आपकी आमदनी के आधार पे
उस पे आपका 15% टैक्स बनता है। लेकिन अगर वो टैक्स 3 लाख रुपए से कम का होगा तब उस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। जी, उनका दूसरा सवाल था कि मार्केट से म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा रिटर्न्स ले पाते हैं या फिर जो इक्विटी में करते हैं, अगर मैं सही हूँ शायद। जी। पिछले 1 साल में सेबी का 2 रिपोर्ट आया है जो कि बहुत ही बारीकी से ये बता रहा है कि 90 से 92% लोग जो बाजार में ट्रेड करते हैं, क्योंकि लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि इक्विटी मार्केट में जो आपकी भागीदारी है, जिस तरह से आप निवेश करते हैं, वो निवेश है या वो स्पेकुलेट कर रहे हैं। और ये जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, ये 90 से 92% लोग अपना पैसा गंवाते हैं और बहुत कम लोग उसमें पैसा बना पाते हैं। और मैं अपनी जानकारी के आधार पर और पिछले 30 साल से मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी मैं समझ पाया हूं, अगर कोई भी व्यक्ति रेगुलर तरीके से नियमित रूप से अगर एसआईपी कर रहा है तो वो आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो पिछले 3 साल किसी भी 3 साल में लगातार एसआईपी किया हो और उसे नुकसान हुआ हो। बल्कि नुकसान ही नहीं, अक्सर मुझे लगता है कि 5 साल तक लगातार एसआईपी करने वाले व्यक्ति को बैंक डिपॉजिट से या महंगाई की तुलना में ज्यादा बेहतर रिटर्न हासिल हो पाता है बड़ी निश्चितता से। लेकिन ये उतार चढ़ाव का जो खेल है बाजार का, इसको आपको झेलना पड़ता है। और इसलिए मेरी सलाह होगी कि अगर आप लंबे समय का नजरिया रखिए, नियमित रूप से पैसा लगाइए, एक अच्छे इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए, तो इतना ही करना काफी है। और जल्दी से इसकी शुरुआत कीजिए। We have a next caller from Bhopal. Shankar, welcome to the show. Please ask your question. शंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी शंकर जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। अपना सवाल पूछें। धीरेन्द्र जी लाइन पर हैं। नमस्ते मार्केट मंत्रा, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हम लोगों को। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्राम। सर, मेरा सवाल है कि इतना मार्केट उठने के बाद नाउ स्टिल इक्विटी में अभी स्टीम बचा है जो हम पैसा लगाए नया, तो क्या 5-7 साल के लिए क्या इक्विटी की तरफ ही आप रिकमेंड करेंगे या फिर वी कैन गो कंसिडर नाउ a balanced advantage fund because debt will also give us some better return? आज के सिनारियो में क्या आप रिकमेंड करेंगे? और दूसरा सर, वो केवाईसी के ऊपर है क्या जो 2008-10 में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे या 5 में भी किए थे, तो क्या अभी हम लोगों को फिर से केवाईसी कराना पड़ेगा? क्योंकि कभी ये लोग हम लोगों को रोक देते कि आपका केवाईसी इस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है। इस संदर्भ में क्या हम लोग फिर से केवाईसी करवा रहे हैं कैंप्स में जाके? थैंक यू जी। आपका पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाजार की स्थिति के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, अपना पैसा लगाएं या क्या बैलेंस एडवांटेज में पैसा लगाएं। बाजार के आधार पर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको इस आधार पे कोई भी अपना निवेश की रणनीति बनानी चाहिए कि आपके पास कितना समय है और आप क्या किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गोल आपसे कितना दूर है। अगर आपको आपके पैसे की जरूरत 1-1.5 साल के बाद पड़ेगी तो उस पैसे को धीरे धीरे पूरी तरह से निकालना शुरू कर दीजिए। अगर 3-4 साल के बाद पड़ेगी तो उस पैसे को भी धीरे धीरे निकालना शुरू कीजिए, 36 महीने में डिवाइड करके 48 महीने में। अगर किसी इंपॉर्टेंट गोल के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया है, क्योंकि बाजार पे आखिरी दिन तक इंतजार करना ये अपने आप में एक रिलायबल स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसा मैं कहता रहता हूं सालों से कि आपको धीरे धीरे पैसा लगाना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, उसी तरह से एवरेज करके अपना पैसा निकाल लेना चाहिए जब आपको इसके पैसे की जरूरत पड़े, उससे काफी पहले। इसलिए ये और अगर आप 5-7 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो पैसा लगाते रहिए, क्योंकि पिछले 4 साल से आपने देखा होगा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार बहुत महंगा है, बाजार गिरेगा, और इस अवधि में पिछले 3-4 साल में बाजार 1.5 गुना 2 गुना हो गया है। तो अगर आप बाजार के गिरने का इंतजार करते रहते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है। इसलिए इसमें बाजार को भांपना नहीं चाहिए। बाजार आपको बहुत सरप्राइज करेगा और हमेशा ही करेगा, और नेगेटिवली भी सरप्राइज करेगा। बाजार में गिरावट आएगी जब आपको, लेकिन अगर आपके पास समय होगा तो आप बने रह पाएंगे। अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आपको घबराहट में पैसा निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा कारण जिस वजह से आपको लगाना चाहिए वो आपको किस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार जिस तरह से बढ़ा है और जितना अब हमारी पूंजी बढ़ी है उसमें डर तो लगता ही है कि अचानक बाजार गिरे तो क्या होगा।
आपको निर्धारित करना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में। शुरुआती साल में नहीं, जब आपका पैसा इकट्ठा ही कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन जब आपका पैसा एक खास रकम का हो जाए, एक इम्पोर्टेंट अमाउंट हो जाए, तब आपको देखना चाहिए कि कितना पैसा आपका इक्विटी में नहीं होना चाहिए, ताकि इसके दो फायदे हैं। अगर आप निर्धारित कर देते हैं कि 1/4 पैसा आपका इक्विटी में नहीं होगा, या आप निर्धारित करते हैं कि आधा पैसा आपका इक्विटी में नहीं होगा, तो ये आप निर्धारित कर रहे हैं, इसके दो फायदे हैं। एक तो कि बाजार जब गिरेगा तो 1/4 पैसा आपका नहीं गिरेगा, और दूसरा कि जब बाजार गिरेगा तो आपके पास पैसा होगा, उस पैसे को आपके पास पैसा होगा फिक्स इनकम में, जो आप इक्विटी में लगा पाएंगे अगर आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो रीबैलेंसिंग के लिए और लिक्विडिटी के लिए ये आपको पैसा लगाना चाहिए। आपके पास फिक्स इनकम होना चाहिए, और हर एक पोर्टफोलियो जब वो एक खास रकम का हो जाए, जब आप शुरुआती साल में मत कीजिए, क्योंकि आपको गिरावट से बचाना ही क्या है। जब आपने अगर 5,000-10,000 रुपए का SIP किया, पहले साल कर रहे हैं, दूसरे साल कर रहे हैं, जब तक आप 4-5 साल करेंगे तब तक कोई खास रकम इकट्ठा नहीं होगी, और आपको अपने पैसे को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि कुछ मीनिंगफुल अमाउंट का हो जाए। तो शुरुआत में मत कीजिए, बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आपको एसेट एलोकेशन निर्धारित करके रीबैलेंसिंग की तैयारी रखनी चाहिए। इसमें अगर कोई ऐसा मौका आता है, क्योंकि हर 4-5 साल में एक बार बाजार 10% गिरता है, हर 5-7 साल में एक बार बाजार 20% गिरता है, और ये कब गिरेगा, और वो बहुत कम दिनों के लिए गिरता है, कई बार लंबे समय के लिए गिरता है, लेकिन जब वो गिरता है तब आपको हिम्मत नहीं होती है लगाने की। तो उसका फायदा उठा पाने के लिए ये एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग बहुत कारगर साबित होता है, और इससे आपके लंबे समय का रिटर्न काफी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और ये जो KYC की बात है, ये तो नियम कानून बदलता रहता है, और ये अगर आपके KYC के बारे में कोई खास चिंता नहीं है, तो ये जो नियम कानून बदल रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये देश का कानून है, और इससे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि बार बार हमें KYC क्यों करना पड़ता है, या करने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर कानून बदलता है तो उसका तो पालन हमें करना ही पड़ता है, भले ही हमें पसंद आए या ना आए। Absolutely. Dhirendra sir, we have our next caller from Kolkata. We have Nimish ji. Nimish, welcome to the show. Please ask your question. Good evening. Very good evening. This is Animesh Bhattacharya from Kolkata. Ji. Sir, how far is it to invest in a mutual fund for a senior citizen? If a senior citizen wishes to invest for a long time in a mutual fund, would it be acceptable, or would it be tenable for that particular person? He is at present he is 69. Yes. Thank you, sir. Yes, Animesh. I would like to encourage you, motivate you that even if you are approaching retirement, even if you are going to become a senior citizen legally or whatever, it is very important. Not only it is important, not only you should invest. I think it is important to invest in mutual funds, because when you retire or when you get close to retirement, it is important that your money keeps working, and if you have any, your money should be invested conservatively, to the extent that the amount of money that you require to be invested conservatively, so that it can support your income requirement, and all the money beyond that. Let me give you an example of it. Assuming that you have no other source of income, you don't get any pension, you don't have any rental income, and you have to depend on return on your investment for day-to-day living, and assuming that you require 25,000 rupees a month, you are living in your own house, and so you need to invest in fixed income so that you can have guaranteed income to the tune of 25,000 rupees. The first port of call should be senior citizen savings scheme. Second should be, post office MIP. Third should be, either a bank deposit or, RBI bond. They are the most secure fixed income alternatives available to Indian citizens. And once your 25,000 rupee monthly income has been met by the fixed income, it is important that you invest the remaining money into equity through a mutual fund for 3-4 benefits. One is that is the only investment in equity, that is the only investment which will help you protect the worth of your capital, because the money that you have invested in equity, it will keep producing the guaranteed income, which you will consume.
but your capital will remain constant. So your capital must grow for it to be able to support higher income requirement in future because of your inflation. So investing in equity is important to have a larger income to support higher income in light of inflation. Second is that, it is a diversified vehicle. Diversified vehicle where you can spread your money over the next 12 months, 18 months and investing for the long run. It reduces your risk substantially. Third is that, convenience. You can mount, you can spread your money by way of SIP. You can withdraw your money gradually by giving a standing instruction of periodic investment and periodic withdrawal. So convenience, diversification, and your ability to beat inflation are the key reason why you must invest. Because if you invest all your money in fixed income in your retirement and consume all the returns generated by that, your capital will remain constant, and 5 years down the line, 10 years down the line, your money will not produce enough return and you will get poor. You might get a feel that, your income you are getting income from fixed income, but that income will not be good enough in view of the rising inflation. जी, और अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं जयपुर से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछें अपना। हाँ, धीरेन्द्र जी आपका स्वागत है, काफी दिन बाद आए, हम लोग मिस करते हैं आपको। धन्यवाद आपका। अच्छा सर, ये एक पूछना था कि जैसे आप तो मना करते हैं, हम लोग को पूरा ध्यान रहता है सेक्रेटरियल फंड और थीम फंड से बचना चाहिए, उसके बावजूद अगर हम आपसे पूछे कि डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड लेना चाहिए या जिसको फंड मैनेजर मैनेज करता है उसको लेना चाहिए, तो मेरी दोबारा आपको यही सलाह होगी कि आपको दोनों में से कोई नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मन बन ही जाए तो इंडेक्स फंड लीजिए, खर्चा कम होगा। और दूसरा जो कि नियम का अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी आप कोई अपने लिए रूल बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आपके पूरा पैसा जो इक्विटी में लगा हुआ है उसका 5% से ज्यादा ये ना हो। जी, और रुख करते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में अब तक भारतीय ऋण बाजारों में 13,386 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हालांकि एफपीआई ने इक्विटी बाजारों से 16,305 करोड़ रुपए की निकासी की है। ये निकासी भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 2 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद की गई है। एफपीआई ने जुलाई के महीने में इक्विटी में 32,365 करोड़ रुपए और जून के महीने में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उससे पहले एफपीआई द्वारा मई में 25,586 करोड़ और अप्रैल में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की गई थी। इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया जा चुका है। इक्विटी में अब तक 19,261 करोड़ और डेट में लगभग 1,02,354 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं कोलकाता से। रमाकांत जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। धीरेन्द्र जी नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा था सर कि एसआईपी अगर किसी बैंक के थ्रू हमने लिया है, बैंक का नाम हम नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये कितने दिन तक लेना चाहिए? एसआईपी जो है कितने लॉन्ग टर्म, मतलब कितना दिन तक लेना चाहिए हमको? ये पहला क्वेश्चन हो गया जी। और दूसरा सर है कि एमएफ क्या लेना ठीक रहेगा कि नहीं सर? क्या चीज आपका दूसरा मुझे? जी, दूसरा सवाल मेरा म्यूचुअल फंड से है, तो कौन सा सिक्योर होगा सर? एसआईपी ठीक रहेगा या एमएफ ठीक रहेगा सर? अच्छा जी, एसआईपी जो है वो आप म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। निवेश करने का तरीका है, आपके पास अगर मान लीजिए 50,000 रुपया है लगाने का, तो आप एक मुश्त पैसा लगाते हैं, ये म्यूचुअल फंड में आपका निवेश हुआ। अगर आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं और आप अगर हर महीने 5,000 रुपया नियमित रूप से लगाते हैं, जैसे आप बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट करते थे, तो उसे एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी का पैसा भी म्यूचुअल फंड में ही लगता है। तो आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड कोई अलग अलग चीज नहीं है। म्यूचुअल फंड में लगाने के तरीके को एसआईपी कहा जाता है और म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा लगाया जाए
या आपके म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा अगर इकट्ठा हो जाए और उससे आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते हैं तो उसे SWP कहा जाता है। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का और म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का तरीका है और लगता पैसा आपका म्यूचुअल फंड नहीं है। और आपका जो पहला प्रश्न था कि म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहिए या कितने दिन का करें, जब आप कमाते हैं, बचाते हैं और लगाते हैं, और जब तक ये संभव हो सके आप पैसा इकट्ठा करते रहिए। और बल्कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का SIP करते हैं और बहुत सालों के लिए कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपको SIP करना चाहिए 1 साल का, और अगले साल जैसे आपकी आमदनी बढ़े जैसे तो आपको बचत भी बढ़ाना चाहिए और उसका रकम बढ़ा देना चाहिए। एक SIP होता है। और एक दूसरा चीज जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ये कर पाने का प्रावधान है कि एक स्टेप अप SIP होता है। आप पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप इस साल 10,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, अगले साल इस रकम को 5% या 10% बढ़ा दिया जाएगा। इसे कहा जाता है स्टेप अप SIP। और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों को 5 साल 10 साल जिस सारी अवधि जिसमें कि आप कमाते हैं और बचाते हैं उस समय आपको SIP करना चाहिए। और ये SIP करते हैं और ये आपकी पूंजी इकट्ठा हो रही है और इसको बढ़ते हुए रकम से बढ़ाते रहना चाहिए। और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल पाना बहुत ही आसान है और संभव है। तो ये आपका पैसा कहीं फंसा हुआ नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अब भरसक अपना रकम लगातार करते रहें, लंबे समय तक करें और रकम बढ़ाते रहें। Dhiren sir, a practical question that has come in front of all of us is that in the new tax regime, the earlier deductions which were related to Section 80C, specifically in the PPF, wherein we could have invested rupees 1,50,000 per annum to get an exemption, now the new tax regime does not give any deduction on that matter. So now, once we already have 1,50,000 in our bank accounts at the end of every year, now instead of the PPF, if someone wants to diversify and put their money in some other account which is like the PPF or which could give better returns, what would you suggest? Is that good? And if yes, then which mutual funds should be preferred? Is it only the ELSS or we can go for some other scheme? Specifically if the time horizon is around 25 to 30 years. Okay. No, the PPF term is 15 years at least. So which means that, PPF is ideally comparable with an equity fund where you will do your investment and you don't withdraw. If you are not going to get your ELSS, if you are not going to get 80C benefit, then any equity investment will work. If you are doing investment in PPF of 1.5 lakh rupees every year and you are likely to benefit, you are still able to, in the old tax regime, you will be able to benefit from the 80C exemption or, the tax credit that you will get here. Then let me give you some numbers. If you do your SIP in PPF every year to the tune of 1.5 lakh rupees for 15 years, given the current rate of return on PPF of 7.4% or 7.25%, it will grow to something like 35 or 36 lakh rupees. If you will do the same investment in an average mutual fund, average, not the extraordinary mutual fund, if you would have done it in the last 15 years, it is not guaranteed. Unlike PPF, where you get a guaranteed return of this much, you are able to accumulate this much. Then it would have been somewhere between 50 to 55 lakh rupees. An above average return from a equity fund would have generated a return of anywhere above 1 crore rupee, which is very eye-popping number. Imagine having two times more money while investing in equity. And equity is very risky if you invest in this for the short term. When you invest for the long run, you are able to reduce your risk substantially, and more so for a 15-year term. So I would say that, equity will beat PPF return hands down over such a long period of time for any regular investment. जी, और अब रुख करते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं योगेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्लीज सवाल पूछिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन सर, आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। जी सर, मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में और इक्विटी सेविंग फंड में क्या
क्या खासा डिफरेंस होता है और ये इन्वेस्टर को कैसे डिसाइड करना चाहिए इनमें से किसमें जाएं शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स के लिए। एक सर सवाल ये है कि हेजिंग क्या होता है, क्या रिटेल निवेशक के लिए हेजिंग मायने रखता है करना? पहला सवाल, दोनों एक में 20% तक का अधिकतम होता है, दूसरे में 1/3 पैसा इक्विटी में लगा होता है। यही मोटे तौर पे एलोकेशन का अंतर है और कंजर्वेटिव इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड में 1/3 पैसा तक लग सकता है। और इसका कुछ हिस्ट्री है। पहले जो एक कैटेगरी जो फंड था उसको पहले MIP कहा जाता था और अब उसका नाम बदल गया है। तो उसको सोचे बिना आप इसको एलोकेशन के तौर पे देखें कि एक में आपका 1/5 पैसा इक्विटी में अधिकतम लग सकता है, दूसरे में 1/3 पैसा लग सकता है जी। और इस वजह से उतार चढ़ाव और पोटेंशियल रिटर्न में भी अंतर होगा। और हेजिंग से रिलेटेड उनका कुछ सवाल था। हेजिंग की आपको लग रहा है कि बाजार से, जो मैं किसी पहले प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बोल रहा था, आम निवेशकों के लिए हेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए आपको कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी एक आम म्यूचुअल फंड में निवेशक के लिए। आपको अगर हेज करना है तो आप ये एसेट एलोकेशन कीजिए, आप इसको पीरियोडिकली रीबैलेंस कीजिए। मुझे लगता है कि आम निवेशक के लिए एक प्रैक्टिकल हेजिंग या बाजार से डर लग रहा हो या बाजार की गिरावट से फायदा उठाने का जरिया एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग है, इसके बजाय कि आप कोई ऐसा डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन करें जो कि आपको समझ ना आए और आप बाजार के गिरावट से आप उसका फायदा उठा पाने वाला ट्रेड कर पाए और उसमें सक्षम हो पाए जी। दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, RS दहिया। दहिया जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछिए। सर आपका नमस्कार जी, सवाल पूछिए अपना। सर ऐसा है, मैंने वीरेंद्र जी से एडवाइस चाहिए। आई हैव सिलेक्टेड 4 schemes फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakh each. I want to know his advice. Is it the right choice? First is SBI Nifty Next 50 Index Fund and Bank of India FlexiCap Direct Growth and JM FlexiCap Direct Growth and Invesco Infrastructure Fund Direct Growth. Is it the right choice for investment of 10 lakh for a period of 7 years? Your first fund is proving to be the most cost-effective index fund in the country. Second and third are proving to be a promising one, but they lack the history. And fourth one is an avoidable fund. Okay. Absolutely. And sir, just in a brief way, when we were talking about an average fund or a very high-performing fund, if someone has to invest instead of the PPF, which funds would you suggest? I'm referring to the category of flexi-cap, multi-cap funds with 15. Jay. And we also have another caller, but unfortunately due to lack of time we won't be able to take the call right now. Please call the next time in Market Mantra. Coming back to our story, global crude oil prices declined this week after hitting the lowest close since January midweek. A slowing demand in China weighs on the market, and ceasefire talks in Gaza eased worries about supply disruptions. Brent crude oil prices ended around $79 a barrel, about 3% lower this week, while US crude declined 5% to near $75 per barrel. Both benchmarks had hit their lowest since early January earlier in the week after the US government revised sharply lower its estimate of jobs added by employers in the country this year through मार्च जी। और धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और सभी के सवालों के जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। और श्रोताओं, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। वैभव और स्पर्श को दीजिए इजाजत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की, और मार्केट मंत्र की टीम कल शाम 6:30 पर फिर आपके साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi hails reforms in space sector benefiting youth of the country. Foreign investors pump in over 13,000 crore rupees into the Indian debt market so far in August. And global crude oil prices slumped this week on global demand concerns. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.